सुंदर नगर में एक बहुत ही प्रचुर और दयालु राजा राज करता था। वो अपनी प्रजा के सभी लोगों की समस्याओं को सुनता और उनका निवारण भी करता था। इसीलिए पूरे राज्य में राजा अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन राजा ने मंत्री से पूछा कि राज्य में सब कुछ कैसा चल रहा है और पड़ोसी राज्यों की क्या खबर है। मंत्री बोला, महाराज, अपने राज्य में तो सब कुशल मंगल है और पड़ोसी राज्य में भी अभी शांति है। परंतु महाराज, अपने ही राज्य का एक व्यक्ति कल महल के बाहर आया था। वह बहुत ही दुखी और परेशान लग रहा था और आपसे मिलने की जिद कर रहा था, परंतु हमारे सैनिकों ने उसे महल के अंदर आने ही नहीं दिया। राजा गुस्से में बोला, हमारे ही राज्य का एक दुखी आदमी हमारे महल के द्वार पर आता है और उसे अंदर आने नहीं दिया जाता। आखिर क्यों? सैनिकों को बुलाया जाए। तभी दो सैनिक महाराज के पास आते हैं। राजा बोला, सैनिकों, तुमने उस दुखी व्यक्ति को अंदर क्यों नहीं आने दिया? सैनिक बोले, महाराज, हमें माफ कर दीजिए, हम तो आप ही की आज्ञा का पालन कर रहे थे। आप अपने कक्ष में आराम कर रहे थे और आराम करते समय हम आपके कक्ष में नहीं आ सकते थे, इसीलिए हमने उस आदमी को अंदर आने ही नहीं दिया। राजा बोला, जाओ मंत्री, और जाकर पूरे राज्य में उस आदमी को ढूंढकर हमारे सामने लेकर आओ। राजा की बात सुनकर मंत्री कुछ सैनिकों के साथ अपने ही राज्य में उस आदमी को ढूंढने निकल पड़ा। काफी देर तक इधर उधर ढूंढने के बाद वह आदमी गांव में एक पेड़ के नीचे बैठा दिखाई देता है। उसे देखकर सैनिक बोले, मंत्री जी, यही वह आदमी है जो उस दिन महल में आया था। मंत्री उस आदमी के पास जाकर बोला, चलो हमारे साथ, तुम्हें महाराज ने बुलाया है। यह सुनकर वह आदमी आश्चर्यचकित हो जाता है, क्या सच में महाराज ने मुझे स्वयं बुलाया है? मैं तो कब से उनसे मिलने का इंतजार कर रहा था। और फिर मंत्री और सैनिक अपने साथ उस आदमी को राजा के महल में लेकर आते हैं। मंत्री बोला, महाराज, यही वो आदमी है जो उस दिन आपसे मिलने के लिए महल में आया था। राजा बोला, क्या नाम है तुम्हारा? वह आदमी बोला, महाराज, मेरा नाम दीपू है। राजा बोला, हमें माफ कर दो, जब तुम हमारे महल में आए थे उस समय हम विश्राम कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारे सैनिकों ने तुम्हें हमसे मिलने नहीं दिया। बताओ क्या परेशानी है, हम अवश्य ही उसका निवारण करेंगे। दीपू बोला, महाराज, मैं एक बहुत ही गरीब किसान हूँ। मेरी एक पत्नी और दो छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन महाराज, मेरे पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है जिस पर मैं कई सालों से खेती कर रहा था, लेकिन मेरे सौतेले भाई भीम ने अब मुझसे वह जमीन छीन ली है। महाराज, मेरा भाई बोलता है कि वह जमीन पिताजी ने मरने से पहले उसे दे दी थी, जिस पर मेरा अब कोई अधिकार नहीं है। अब मैं क्या करूं महाराज? कई दिन हो गए हैं, मेरे घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है, जिसकी वजह से मेरी पत्नी और बच्चे भूखे हैं। महाराज, अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? महाराज, मेरे घर में तो अब 2 वक्त की रोटी बननी भी मुश्किल हो गई है। राजा ने मंत्री से कहा, इसके भाई भीम को दरबार में बुलाया जाए। तभी कुछ सैनिक दीपू के भाई को दरबार में लेकर आते हैं। राजा बोला, क्या तुमने अपने सौतेले भाई दीपू की जमीन धोखे से छीन ली है? भीम बोला, महाराज, दीपू मेरा सौतेला भाई है, लेकिन यह झूठ है कि मैंने इसकी कोई भी जमीन छीनी है। वह जमीन तो मेरी ही थी, पिताजी ने मरने से पहले ही वो जमीन मुझे दे दी थी। मैंने वह जमीन दीपू को सिर्फ खेती करने के लिए ही दी थी, लेकिन अब यह उस पर अपना हक जता रहा है। अब आप ही फैसला कीजिए महाराज। दोनों की बातें सुनकर राजा बहुत सोच विचार कर मंत्री से कहता है कि इन दोनों को उत्तम से उत्तम फसल के बीज दिए जाएं। राजा की बात सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। आखिर महाराज करना क्या चाहते हैं? किसी भी फसल के बीज से यह कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है? राजा बोला, मैंने तुम दोनों की बात पर बहुत विचार किया है। तुम दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है, इसलिए हमारे पास केवल एक ही उपाय है।
मैं तुम दोनों को अच्छी नस्ल के कुछ टमाटर के बीज दे रहा हूँ। तुम दोनों उसी जमीन के टुकड़े पर अपनी अपनी फसल उगाओ। जिसकी भी फसल उस जमीन के टुकड़े पर सबसे अधिक अच्छी होगी, वही उस जमीन का असली मालिक होगा। मंत्री थोड़े थोड़े बीज उन दोनों को दे देता है। दीपू कहता है, ठीक है महाराज, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार उस जमीन के टुकड़े पर बहुत मेहनत से फसल उगाऊंगा। फिर भीम बोला, हाँ मैं भी फसल उगाने में पूरी जी जान लगा दूंगा। राजा बोला, तो ठीक है, आज से कुछ दिन बाद जब तुम दोनों की टमाटर की फसल तैयार हो जाए, तब तुम अपनी अपनी फसल के टमाटर लेकर मेरे पास आना। जिसके भी टमाटर अच्छे होंगे वही उस जमीन का असली मालिक होगा, और तुम दोनों में से जो झूठ बोल रहा है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इसके बाद दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। दीपू की पत्नी पूछती है, क्या कहा महाराज ने, क्या वह जमीन आपको मिल गई है? दीपू बोला, नहीं भाग्यवान, उस जमीन का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। महाराज ने मुझे और भीम भैया को टमाटर के कुछ बीज दिए हैं और कहा है कि हम अपनी जमीन पर टमाटर की खेती करें। इसके बाद जिसकी भी फसल सबसे ज्यादा अच्छी होगी वही उस जमीन का असली मालिक होगा। दीपू की पत्नी कहती है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आपकी फसल ही सबसे अच्छी होगी। फिर अगले दिन सुबह को दीपू खेत पर जाकर और अपनी आधी जमीन पर उन बीजों को बो देता है और आधे खेत पर भीम भी उन बीजों को बो देता है, और फिर दोनों अच्छे से अपने अपने हिस्से की फसल की देखभाल करते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। देखते ही देखते टमाटर की फसल तैयार हो जाती है। दीपू मन ही मन बहुत खुश होता है। फिर सुबह को दोनों अपनी अपनी टोकरी राजा के सामने पेश करते हैं। भीम अपनी टोकरी के ऊपर से कपड़ा हटा देता है। राजा कहता है, अरे वाह भीमा, तुम्हारे टमाटर तो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। भीम बोला, जी महाराज, मैंने दिन रात मेहनत की है, तभी इतनी अच्छी फसल हुई है। तभी दीपू भी अपनी टोकरी से कपड़ा हटा देता है। राजा दीपू की ओर देखता है, अरे यह क्या, तुम्हारे टमाटर तो बहुत ही खराब नजर आ रहे हैं। क्या तुमने अपनी फसल की अच्छे से देखभाल नहीं की? इन्हें देखकर तो यही साबित होता है कि तुम ही हमारे दरबार में आकर हमसे झूठ बोल रहे थे। दीपू बोला, लेकिन महाराज, कल जब मैंने अपने टमाटर देखे तो बहुत अच्छे थे। मुझे नहीं पता कि यह अब कैसे खराब हो गए हैं। मैं खेत में गया और सीधा अपनी टोकरी को उठाकर आपके पास ले आया। मंत्री बोला, महाराज, दीपू झूठ बोल रहा है। इसने अच्छे से अपनी फसल की देखभाल ही नहीं की। इसके टमाटर अच्छी नस्ल के थे तो खराब कैसे हो गए? राजा दोनों की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। तभी दरबार में महामंत्री आता है। राजा बोला, आओ महामंत्री, यह दोनों अपनी अपनी टमाटर की फसल लेकर आए हैं। तुम इन दोनों की फसल देखकर बताओ कौन दोषी है। महामंत्री बोला, महाराज, फसल देखकर तो दीपू ही दोषी लग रहा है। दीपू यह सुनकर बहुत दुखी हो गया। फिर महामंत्री बोला, परंतु महाराज, झूठ दीपू नहीं बल्कि भीम बोल रहा है। राजा बोला, वो कैसे? तब महामंत्री बोला, महाराज, आपके आदेश अनुसार जो बीज मैंने इन लोगों को दिए थे वह एक जैसे नहीं थे। राजा बोला, क्या मतलब एक जैसे नहीं थे? हम समझे नहीं। महामंत्री बोला, महाराज, उन दोनों बीजों में से एक टमाटर का बीज अच्छी नस्ल का और एक खराब नस्ल का था। जो बीज हमने दीपू को दिया था वह बीज अच्छी नस्ल का था, और जो बीज भीम को दिया था वह खराब नस्ल का था। तो फिर भीम की फसल अच्छी कैसे हो सकती है? मैंने 2 सैनिकों को दोनों पर नजर रखने के लिए कहा था। तभी महामंत्री ताली बजाते हैं और 2 सैनिक दरबार में आते हैं। महामंत्री सैनिकों से कहता है, बताओ तुमने रात को क्या देखा? सैनिक महाराज से कहते हैं, कल रात हमने देखा कि भीम अपने खेत की तरफ गया जहां इन दोनों ने अपनी अपनी फसल बो रखी थी, और दीपू की फसल के हिस्से में जाकर भीम अपनी टमाटर की टोकरी दीपू की टमाटर की टोकरी से बदल देता है। यह बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आ गया। तभी भीम बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यह सच है महाराज, पिताजी ने वह जमीन मुझे नहीं बल्कि दीपू को दी थी, लेकिन मेरे मन में लालच आ गया था। मैं वो जमीन इससे हड़पना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी टमाटर की टोकरी को दीपू की टोकरी से बदल दिया था। महाराज मुझे माफ कर दीजिए। राजा बोला, तुमने हमसे झूठ बोला है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। इसके लिए तुम्हें सजा के रूप में इस राज्य से बेदखल किया जाता है। राजा की बात सुनकर भीम जोर जोर से रोने लगता है। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। राजा बोला, दीपू अब वह जमीन हमेशा के लिए तुम्हारी ही रहेगी। राजा की बात सुनकर दीपू बहुत खुश हो जाता है और राजा का धन्यवाद करता है और कहता है, महाराज मैं जानता था आपके इस दरबार में मेरे साथ अन्याय नहीं होगा, इसीलिए मैं बड़ी उम्मीदों से आपके पास आया था। राजा बोला, यह सब महामंत्री की समझदारी से ही हुआ है। महामंत्री, आज तुमने हमारे हाथों एक अन्याय होने से बचा लिया है। हम तुमसे बहुत खुश हुए। इसके बदले तुम्हें 100 सोने की अशर्फियां इनाम में देते हैं। तभी दीपू बोला, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। राजा बोला, हाँ हाँ बोलो दीपू, क्या चाहिए तुम्हें? महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप भीम भैया को माफ कर दीजिए। आखिरकार यह मेरे भाई हैं। मैं नहीं चाहता कि इन्हें इतनी बड़ी सजा मिले। राजा बोला, दीपू तुम वाकई में एक रहम दिल इंसान हो। ठीक है, हम तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। जाओ भीम, तुम्हारे भाई के कहने पर हमने तुम्हें माफ किया, लेकिन अब कोई ऐसी हरकत मत करना, नहीं तो तुम्हें इससे भी कठोर सजा देंगे। और फिर दोनों खुशी खुशी अपने घर चले गए।